सो ये फ्लेमिंगो अभी अपने स्टार्ट कर रहे हैं. सी नाउ द कंटेंट्स 8 prose and 6 poetry, but you don't have only this textbook. We have another textbook that is supplementary और उसका नाम है विस्टास. पर विस्टास में इस बार इन लोगों ने क्या किया था कि बोर्ड ने पेपर स्टाइल में चेंज किया था. उन्होंने सप्लीमेंट्री की पूरी टेक्स्ट बुक में से सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पूछा था. दैट मीन्स यू डिड नॉट नीड टू लर्न एनी ऑफ द आंसर्स. पर किया क्या गया था वो भी मैं आपको कि जो कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है ना, उस कॉम्प्रिहेंशन के नीचे जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन सिर्फ उस पैराग्राफ के रिलेटेड नहीं थे, पूरे लेसन के रिलेटेड. सो अगर किसी ने सिर्फ उस पैराग्राफ को ऐसा समझ के चले गए कि चलो विस्तार तो करना ही नहीं है, डायरेक्टली हम बैठ जाएंगे एग्जाम के अंदर, तो गए मान एक आंसर आएगा. तो ये ना हो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरी विस्तार को बराबर से समझना. सब चैप्टर पिछले साल की कंपैरिजन में तो बहुत इंटरेस्टिंग है. इवन स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर भी हम देखें लास्ट लेसन, तो उसके अंदर भी वैसा है. पहला चैप्टर लास्ट लेसन है बोलो. एंड अल्फोंसे टॉडेट उसने ये लिखा हुआ है. यहाँ पे पहले बैकग्राउंड समझना जरूरी है. आपको इसकी समरी, पूरे लेसन की समरी जो लिखनी नहीं है आप, पर वो मैं आपको समरी हर लेसन के पैम्फलेट के आगे लिख के दूँ. पूरे लेसन की समरी और पूरी खास करके पोएम की समरी. जरूरत ये है कि क्वेश्चन आंसर कहीं से भी पूछे जाते, नॉट रिक्वायर्ड के जो टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में दिए जाते हैं उसी में से पूछा जाए. सो एट दैट टाइम वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि इसके आंसर कहाँ से. तो समरी अगर तुमने 2 दिन बार पढ़ के गए हो ना, तो आप आंसर को थोड़ा जस्टिफाई कर पाओगे. दैट्स व्हाई वी रिक्वायर समरी इन एवरी चैप्टर एंड एवरी पॉइंट. राइट. अब देखो ये जो बैकग्राउंड है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड है. अपने जो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर बैकग्राउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एक्चुअली हम बात करें ना तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड भी नहीं, ये सिर्फ वॉर का बैकग्राउंड सब. इट इज नॉट क्लियरली मेंशन्ड हियर कि कौन सी वॉर के बारे में. बट व्हेन वी लुक एट द नेम ऑफ द राइटर और उसका ड्यूरेशन अगर अपने देखते हैं तो इससे पता चलता है कि ही डाइड इन 1897. सो बिफोर फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो यहाँ पे उसने जो कुछ भी लिखा है वो सब किसी वॉर के बारे में. सो अब यहाँ पे अपने हिस्ट्री में तो जाना नहीं है, बट फिर भी वॉर के अंदर फ्रेंच हार गए और जर्मन उसके अंदर जीत गए. तो अल्साचे एंड लॉरिन नाम के 2 अलग अलग रीजन उसके ऊपर जर्मन आर्मी ने कब्जा कर लिया. अब जर्मन आर्मी हमारे जैसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे तो गुजराती को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है. वो लोग अपनी लैंग्वेज को कितना रिस्पेक्ट देते हैं उसके बारे में अभी देखो चल रहा है डिबेट, या तो कंट्रोवर्सी चल रही है कि साउथ इंडियन की लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज के साथ में मर्ज की जाए, या तो हिंदी लैंग्वेज को साउथ इंडियन को भी सिखाया जाना चाहिए कंपलसरी. उसको मना कर रहे हैं वो लोग साउथ इंडियन. आप देख सकते हो कि साउथ इंडिया की मूवीज इंडिया में चलती है, लेकिन इंडिया की मूवी साउथ इंडिया में नहीं चलती. वो साउथ इंडिया वाले अपने आप को इंडियन मानते नहीं है कई जगह, खास करके लैंग्वेज में. और इस बात के ऊपर जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन रहा था ना, उस टाइम पे बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ. यहाँ पे ऐसा है ना कि पूरी कंट्री के अंदर ऐसा है ही नहीं कि मेजोरिटेरियन एक लैंग्वेज. बट अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, ये बड़े स्टेट बराबर, और उसके बाद में कुछ आजू बाजू के दूसरे स्टेट जहाँ पे हिंदी ज्यादा बोली जाती है, और साउथ इंडिया में वेराइटीज ज्यादा, मलयालम अलग है, तेलुगु अलग है, भाई भाई है, गुजराती काठियावाड़ी जैसा बराबर. पर ये दोनों लैंग्वेज अलग थी. फिर केरला वाले लोग अलग बोलते हैं कन्नड़, तो सब लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते. इसीलिए वो लोग है ने
अपने आप को फॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन याद रखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो लैंग्वेज लिखी गई कि ये तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सारी लैंग्वेज हमारे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक। आज भी तुम अगर कोर्ट में जाओ ना, तो ये बेवकूफ लोग गुजरात के अंदर इंग्लिश में काम करते हैं, हिंदी में बोलेंगे। लेकिन साउथ इंडिया में जाओ ना, वो अपनी लैंग्वेज का कितना रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको पता चले। कोर्ट का हर काम, हर डायलॉग जो भी होता है ना कोर्ट के अंदर, वो हर उनकी लैंग्वेज में होता है। एवरी डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड इन दैट लैंग्वेज। वो लैंग्वेज को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं ये आपको प्रीफेस इसलिए समझा रहा हूँ कि लैंग्वेज के बारे में जी ले सके। तो जब फ्रेंच लोगों की जमीन के ऊपर जर्मन लोगों ने कब्जा कर लिया, तो उन्होंने सबसे पहले अटैक किसके ऊपर किया? लैंग्वेज के ऊपर। कि नाउ ऑनवर्ड्स किसी भी स्कूल के अंदर जिस जगह पे हमारा कब्जा है, वो स्कूल के अंदर हम फ्रेंच लैंग्वेज को सिखाने नहीं देंगे और जर्मन लैंग्वेज को हम कंपलसरी कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ये लास्ट लेसन चैप्टर का नाम है। कि अभी जो अल्फोंस डे डॉडेज जिसके बारे में बात करा, एम हेमल, एक टीचर के बारे में, वो टीचर जो है ना, वो अपना छेल्ला यानी लास्ट लेक्चर ले रहा है। और लास्ट लेक्चर के वक्त, उस वक्त ये जो आदमी, ये बच्चा जो है फ्रैंक, वो भागता हुआ वहां पे पहुंचता है। और उसके बाद में फ्रैंक से नाम उसका, जो फ्रैंक है वो भागता हुआ वहां पे पहुंचता है। और जो उसके बाद में उसको पता चलता है ना, तो वो अपने आप के लिए और अपनी लैंग्वेज के लिए कितना सॉरी फील करता है, ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। बहुत ही ल्यूसिड, एकदम इंटरेस्टिंग वे के ऊपर लेसन को लिखा गया है। देखिए, अब मैं पहले अबाउट द ऑथर पढ़ रहा हूँ। अल्फोंस डॉडेज was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of French-Prussian War, German, 1870-1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. Now, तो प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ, देखो मैंने बोला कि प्रूशिया यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड, ये तीन कंट्री को मिला के उस टाइम पे प्रूशिया बोला जाता था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्साचे एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स, यानी ये दोनों डिस्ट्रिक्ट किसके हाथ में चले गए? जर्मन के हाथ में चले गए, यानी प्रूशियन के हाथ में। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट what effect these had on life at school. तो स्कूल की लाइफ पे इसकी क्या इफेक्ट होती है, इसके बारे में देखो। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए, तो जब लेसन खत्म होगा उसके तुरंत बाद में ऊपर जो लिखे हैं ना 6 फ्रेज, उसके बारे में बताऊंगा और बीच में भी आएंगे ये। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. Dread यानी fear, write down. एक भी वर्ड, अगर आपको अपनी वोकेबुलरी को इम्प्रूव करना है और इसी वोकेबुलरी को अपने यूज करना है आपके कंपोजिशन के अंदर, तो जो टेक्स्ट बुक के अंदर नए वर्ड्स हैं उसका यूज करना स्टार्ट करो डेली रूटीन के अंदर, यानी लिखने के टाइम पे, तो तुम्हारी वोकेबुलरी इंप्रूव होगी। सेकंड थिंग, तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी होगी। तीसरी बात कि तुम जो कंपोजिशन लिखोगे ना, उसमें अच्छी लैंग्वेज के कारण मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो ताजिम सर 1 मार्क देके छोड़ नहीं देंगे ऐसे में, समझे ना? तो वॉज इन ग्रेट ट्रेड ऑफ, यानी वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ स्कोल्डिंग, यानी मुझे डांटेंगे ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट चल रहा था। स्पेशली बिकॉज एम हेमल had said that he would question us on participles, यानी ग्रामर सिखा रहे थे और पार्टिसिपल के ऊपर वो हमको सवाल पूछने वाले थे। कौन? एम हेमल, इसके टीचर। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो उसमें से एक वर्ड भी नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि भाग जाऊं, जाता ही नहीं हुआ स्कूल। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, यानी स्कूल के दरवाजे के बाहर में पूरा दिन गुजार। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, अपने यहाँ पे गर्मी लगती है बराबर, और वहाँ ये लोग खुश होते हैं गर्मी होती, ठंडी जगह है ना इसलिए। सो ब्राइट द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे के ऊपर पंछी चर्पिंग यानी किलकिला रहे थे।
and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. ड्रिलिंग यानी मार्चिंग कर रहे थे. ड्रिलिंग का मतलब क्या, कोई खोदना नहीं होता, ड्रिल मशीन से खोदना ऐसा बोलते हैं. ड्रिलिंग यानी मार्चिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस करना, अपनी रेगुलर मैनेवर की प्रैक्टिस करना. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग. टेम्पटिंग यानी मुझे ललचा रहा था. टेम्पटिंग का मतलब अट्रैक्टिव. देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. लेकिन फिर भी मैंने ये सब ख्यालों को हटेर दिया और मैंने सोचा कि नहीं, स्कूल चलते. सो व्हाट वाज इन द फर्स्ट पैराग्राफ कि ये लेट हुआ, तो याद आया कि आज पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे हेमल, तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ. पंछिया उसको जैसे कि बुला रहे थे पंछी, लेकिन उसको लगता है कि अगर मैं ऐसे भाग गया तो गलत है, तो इसलिए उसने क्या सोचा कि नहीं, भागते नहीं, हम स्कूल जाते. अब देखो, व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. स्कूल के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड होता है, बाद में माइक आए कि माइक के ऊपर अनाउंसमेंट की जाए. पहले स्कूल के बाहर बुलेटिन बोर्ड होता. अब ये बुलेटिन बोर्ड सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होते थे, सबके लिए होते थे. उसके ऊपर पूरे कस्बे यानी पूरे रीजन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन डिक्लेयर की जाए वो वहां पे रखी जाती थी. तो यहाँ पे स्कूल के बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्राउड जैसा था, यानी भीड़ थी. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर. जो भी खराब खबरें आती थी ना, वो सब ये बुलेटिन बोर्ड के ऊपर आ जाती. रीजन क्या है इसके पीछे का, सिंपल, कि ये वॉर हार रहे थे. 2 साल से वॉर चल रही थी, 2 साल से ये लोग वॉर हार रहे थे, और हार की सारी खबरें वो बुलेटिन बोर्ड के ऊपर होती. तो ये बैड न्यूज का एक क्या हो गया था, जैसे कि हेराल्डिंग को बैड न्यूज बोलते हैं ना, बैड न्यूज को पुकारने वाला. जब भी भीड़ दिखे तो समझ जाते थे कि यहाँ पे कोई ना कोई खराब खबर होगी. द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द और ड्राफ्ट यानी जो हुक्म दिए जाते हैं ना, उसके कारण वो. The draft, the orders of the commanding officer, यानी बहुत सारी चीजें वहां पे लिखी हुई थी. देखो, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग. मैं रुका नहीं वहां पे, और मैंने अपने आप से बात की. क्या बात कर रहा है ये देखो, विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. अब क्या हुआ, क्योंकि जब भी वहां पे होता था कुछ भी, तो क्या होता था, हमेशा वहां पे हम यही देखते थे कि खराब खबर आ जाती थी. तो इसलिए हम, जब मैंने वहां से गुजरा ने, तो मैं उतावल में था, इसलिए मैंने वहां पे कुछ देखा नहीं. देखो, ड्राफ्ट का मतलब है ना, मैं स्पेसिफिकली ढूंढ रहा था. लिखो इसके अंदर, ड्राफ्ट यानी engage somebody to enter the army. ड्राफ्ट को है दूसरे अपने यहाँ पे एकदम स्पेसिफिक मीनिंग चाहिए ना अपने, तो अपने इसके अंदर सिर्फ एक वर्ड के अंदर लिखना, तो खाली डेवलपमेंट लिखो. डेवलपमेंट मतलब ड्राफ्ट में डेवलपमेंट लिखो. डेवलपमेंट का मीनिंग ये होता है कि अभी वॉर के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहे थे, उसके बारे में आपको वहां पे नोटिस बोर्ड के ऊपर होता था. तो मैंने ये सोचा वहां पे रुके बिना, क्योंकि ऑलरेडी ये लेट चल रहा था, इसलिए उसने रुके बिना वहां पे सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. अब क्या हुआ, नाउ द नेक्स्ट थिंग, देन आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो. ये डिग्री चेंज करने का सेंटेंस है तुम्हारे सामने. देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो. आपको सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करना है. अभी अभी लिखना नहीं है. मैं जब पूरा लेसन हो जाएगा उसके बाद में बोलूंगा ये सारे सेंटेंस आपको लिख के लाने के. उसके बाद में वो सारे सेंटेंस अपने यहाँ डिस्कस करेंगे. ओके, सो देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैकस्मिथ watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast, bub.
बब यानी पर्सन, बच्चे को ऐसा बोलते हैं बब। किड, बब की जगह भी लिख सकते हैं किड। वॉचर यानी गार्ड होता है, जो गार्ड है ना वो, और उसका अप्रेंटिस, अप्रेंटिस यानी उसके साथ में काम करने वाला कोई था साथ में। कॉल्ड आफ्टर मी, वो मुझे बोल रहा है कि भाई जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी यू हैव इनफ टाइम टू रीच योर स्कूल। तो अब ये यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम इन नेगेटिव के लिए, मेक इट नेगेटिव के लिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, ये लगा मजाक उड़ा रहा है ये मेरा। एंड रीच एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ यानी सांस फूल गई थी इसकी, इतना तेज भागा, एकदम फटाफट भाग के वो कहाँ पे पहुंचता है, एम हेमल के लिटिल गार्डन के अंदर वो पहुंचता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल, बसल यानी हड़बड़ाहट होना। मैं आपको इसके लिए एकदम परफेक्ट मीनिंग बता रहा हूँ इंग्लिश में। रैपिड मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट which could be heard out in the street, the opening and closing of desk, दूर से सुनाई देता था। ये सब जो शोर मचता था ने, डेस्क खुले बंद हो, ये सब अभी कैसी डेस्क होती है वैसी वो जमाने में नहीं होती थी, एक साइड पे ओपन करो, अंदर जाओ, बैठ जाओ, फिर वापस क्लोज करो, इस तरह की डेस्क होती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन यानी एक आवाज में, यूनिसन। लिखो मीनिंग उसका, स्पीकिंग साइमल्टेनियसली, स्पीकिंग साइमल्टेनियसली। इसको अपने एकदम इजी वर्ड में इन कोरस भी बोल सकते, साथ में गाते हैं ना वो लोग, 10-12 लोग साथ में गाए तो ऐसे इन कोरस यानी इन यूनिसन बोला जाता है उसको। ये अकेला यूनिसन वर्ड नहीं है, इन यूनिसन साथ में है, इन यूनिसन साथ में है। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स और आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हम क्या करते थे एक साथ में लेसन रिपीट करते थे, इसलिए हम कान पे न आवाज रख देते थे कि अपनी आवाज सुनाई दे, दूसरे किसी की आवाज ना सुनाई दे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग यानी जोर से पछाड़ देते, टीचर बीच बीच में कोई आवाज करे थे इसलिए। रैपिंग ऑन द टेबल, रूलर को पछाड़ देते। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन अभी पता नहीं ऐसा लग रहा था कि पूरे क्लास को जैसे सांप सूंघ गया हो, कोई तरह एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माय डेस्क विदाउट बीइंग सीन, काउंटेड ऑन, रिलाई ऑन इसका मीनिंग होता है भरोसा रखना। काउंटेड ऑन, काउंटेड यानी काउंट करना नहीं, किसी के ऊपर काउंट ऑन अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, उसका मीनिंग ये होता है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैंने सोचा कि बहुत हड़बड़ाहट होगी क्लास के अंदर तो फटाफट मैं चुपचाप निकल के अपनी डेस्क पे चला जाऊँ, और यहाँ तो पिन ड्रॉप साइलेंस, अब करे क्या, विदाउट बीइंग सीन। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। कमोशन यानी वही जो मैंने आपको बोला ना बसल, वही मीनिंग कमोशन का भी होता है, यानी एक साथ में बहुत सारे लोग जब आवाज करते हैं ना, शोर करते हैं, उसको कमोशन बोला जाता है। रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, कमोशन, ऐसा समझे ना, बस डिपो या तो रेलवे स्टेशन पे कमोशन। और कई बार भागा दौड़ी के अंदर अपने देखते हैं आवाज के अंदर मेरी आवाज दब गई, तो ऐसा बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, माई वॉइस सीम्ड सो लिटिल इन द कमोशन, यानी मेरी आवाज बहुत कम दिखी। To get to my desk without being seen, and but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning, यानी ऐसा लग रहा था कि संडे की सुबह बिल्कुल क्लासेस खाली होते वैसा था। Through the window I saw my classmate, मैंने खिड़की में से झांका तो देखा, अभी बाहर है ये क्लास के अंदर एंटर नहीं हुआ, और उसमें देखा कि उसके क्लासमेट्स वहां पे बैठे थे, already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm, वो अपनी बगल के अंदर पूरी जो स्केल है ना रूलर वो दबाए हुए खड़े थे, इधर उधर घूम रहे थे वो, सब लोग अपनी प्लेस पे थे।
I had to open the door and go in before everybody. सबके सामने दरवाजा खोल के अंदर जाना पड़ा, शर्म आ रही थी, ये लेट था. You can imagine how I blushed, शर्माना, and how frightened यानी डरना, frightened, fearful I was. But nothing happened. Underline करो, पॉजिटिव बनाना है. But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly. M. Hamel जो देखते हैं और एकदम प्यार से मुझे बोलते कैसे, देखो, go to your place quickly little friends, we were beginning without you. तुम तुम्हारी जगह पे बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना बस शुरू करने वाले, मतलब अब तुम्हारी कमी थी, ऐसा बोलते हैं ना. That's it. Now the next thing, I jumped over the bench and sat down at my desk. Underline करो, इसमें no sooner लगाना है. यानी मैं अपनी बेंच के ऊपर ऑलमोस्ट कूदा और मैं वहां पे बैठ गया. बेंच और डेस्क में क्या फर्क? हाँ, डेस्क में बैग रखने की फैसिलिटी भी होती है. बेंच पे बैठा जाता है, तुम जिस पे बैठे हो बेंच है, जिसके ऊपर लिख रहे हो वो डेस्क है. ये कंबाइंड है. अपने तो इसको पूरा कुछ बेंच बोल दे, बराबर है. और सिटिंग ऑन अ बेंच या सिटिंग इन अ बेंच? रॉन्ग, सिटिंग इन अ बेंच, बिकॉज तुम अंदर बैठो, बराबर है. ये मैं पिछले साल भी डिस्कस कर चुका हूँ. मैं हमारे लिए इसलिए डिस्कस भी नए स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ कि अ बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री आता है, नॉट ऑन द ट्री. एंड अगर इस चेयर के ऊपर बैठना हो तो हमेशा बोलेंगे आई एम सिटिंग इन द चेयर. लेकिन अगर चेयर के ऊपर ये हैंडल है वो नहीं होते, आर्म्स नहीं होते, तो आई एम सिटिंग ऑन द चेयर. दिस इज द डिफरेंस. समझे ना? अब देखो, I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. अब अभी तक मैंने मार्क नहीं किया था और मैंने मार्क किया कि उन्होंने आज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है. अब ये ग्रीन कोट कब पहनते थे उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे. देखो, ही इज frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. वो हमेशा इसको कब पहनते थे? खाली इंस्पेक्शन और प्राइस डेज के अंदर. देखो, फ्रिल का मतलब, अब है ना, मैं आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ, मैं आपको समझा नहीं सकता, ये यानी बोल के नहीं समझा सकता. तो देखो, पहले के जमाने में ना, अगर आपने कोई पुराने डांसेस देखे हो, बराबर है, वो टैपिंग वाले डांस, तो उसके अंदर है ना साइड पे ना इस तरह से थोड़ा बड़ा सा शर्ट के ऊपर होता है, वो इसको फ्रिल बोला जाता है. उसके ऊपर है ना लाइंस की जाती है, उसके ऊपर लाइंस की जाती है. पुश शर्ट इसी को बोलते हैं. अभी अपने जो पहनते हैं वो खाली शर्ट है. पुश यानी यहाँ से ने थोड़ा राउंड शेप के अंदर आता है. ये किन लोगों के लिए होता है? जो सिंगल पसली है ना, जिनके शोल्डर जैसा कुछ है ही नहीं है, तो वैसे लोग ऐसा पहन के जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए ये किया जाता है. आप देखो, जो सूट पहनते हैं ना, उसमें जो कोट पहना जाता है उसको भी इस तरह से यहाँ पे थोड़ा हार्ड किया जाता है, जिससे सामने वाला थोड़ा ठीक ठाक दिखे, बराबर है. नाउ that he never wore except on inspection and prize days. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Solemn, meaning लिखो, सीरियस. यानी अभी स्कूल के सारे बच्चे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बिल्कुल सीरियस हो गए, पता नहीं कुछ हुआ है इसके पहले, तो इसको मालूम नहीं था.
but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. हमारे क्लासरूम की लास्ट बेंचेस हमेशा एम्प्टी रहती थी. उस बेंचेस पे बैठे हुए लोगों को देख के इसको सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ. तो देखो क्या लिखा है. The village people sitting quietly like ourselves. विलेज यानी गांव के कुछ लोग वो लास्ट बेंच के ऊपर बैठे हुए थे. स्टूडेंट्स तो थे ही, लेकिन लास्ट बेंच के ऊपर कौन बैठा हुआ था? गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे. कौन था? तो ओल्ड हॉजर, एक बुरा सा इंसान जिसका नाम हॉजर था, विद हिज 3 कॉर्नर हेड, 3 कॉर्नर वाली हेड. ये हेड है ने जिसने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखा हो ना, उसमें 3 कॉर्नर वाली के बराबर, एक पीछे कॉर्नर और 2 साइड पे, आगे नहीं होता कॉर्नर. इस तरह की कैप जो होती है उसको अपने बोलते हैं. तो 3 कॉर्नर कैप हेड एंड द फॉर्मर मेयर, जो पहले के मेयर थे ना हमारी सिटी के, वो एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और दूसरे कुछ लोग भी बैठे थे. कुछ बड़े लोग जिनको ये पहचानता था, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको ये पहचानता नहीं था, पर सब जो ओल्ड पीपल थे ना, जो गांव के बड़े बुजुर्ग जिसको बोला जाता है, वो भी वहां पे पीछे बैठे हुए थे. अब एवरीबडी लुक सैड एंड हॉजर हैड ब्रोड एन ओल्ड प्राइमर. नाउ प्राइमर का मतलब क्या? प्राइमरी की जो बुक होती है ना, उसको अपने प्राइमर बोलते हैं. यानी ABCD जिसमें लिखते हैं ना तो, या जिसमें से सीखते हैं, दैट इज प्राइमर. तो वो प्राइमर लेके आया, थम्ड एट द एजिस, और साइड पे से ने अपने, नहीं कोई को आदत होती है इस तरह से कि अपने जो बुक है ना उसको साइड पे से मोड़ते जाते हैं, बराबर ना. ये साइड जो देखी ना तुमने, बस ये साइड को इस तरह से तुम क्या करते जाते हो, इस तरह से मोड़ते जाते हो. तो हेड के ऊपर से उन्होंने क्या मोड़ा हुआ था, उस जमाने के कोई बच्चे ने ऐसा किया हुआ होगा, इसलिए. Now, and he held it open on his knees with his great spectacles laying across the pages. उसके बड़े से spectacles, चश्मे, उसको साइड पे रखा था उसी बुक के ऊपर, पेजेस के ऊपर, और अपने गोद के अंदर वो लेके बैठा हुआ था. ये जो था ना वो ऑजर. While I was wondering about it all, अब ये सब चल क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है. M. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said. अब M. Hamel ने क्या किया, उसी आवाज के अंदर जैसे वो नॉर्मली बात करते हैं ना, उसी आवाज के अंदर बोलना शुरू किया. पहले वो अपनी चेयर पे बैठे और उसी ग्रेव यानी डीप आवाज जिसके बोलते हैं ना, और जिसमें कोई एक्सप्रेशन ना होने, ऐसी आवाज को ग्रेव वॉइस बोला जाता है. सेड. ये जो पैराग्राफ है ना, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये पूरा. My children, this is the last lesson I shall give you. ये लास्ट लेसन, और मैं ये लास्ट लेसन आपको समझा रहा हूँ. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. अब ऑर्डर आ चुका है जर्मन से कि अब मुझे क्या सिखाना है यहाँ पे स्कूल के अंदर, जर्मन सिखाया जाए. The new master comes tomorrow. जो दूसरे मास्टर है वो कल आएंगे. This is your last lesson, French lesson. I want you to be very attentive. यानी मेरी बात को तुमको बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा. ये लास्ट लेसन है. और एक लाइन देखो, उसमें लिखा है कि आई शैल गिव. वाई विल नहीं यूज किया इसके अंदर. सवाल क्या है? आई शैल गिव यू लिखा है. माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन, आई शैल गिव. आई विल गिव यू क्यों नहीं लिखा? मकसद होगा ना कुछ. इंग्लिश ऐसे तो नहीं होता. विल क्यों नहीं लिखा, शैल क्यों लिखा? जिस बात के बारे में आपको जब 100% श्योरिटी हो ना कि यही होगा, यू विल यूज शैल, नॉट विल, इन ईच एंड एवरी केस. यानी मतलब ही के साथ में भी शैल यूज होगा. जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि कल आप सबको नोटबुक चेक करानी है, जैसे मैंने लिखा, तो एवरीबडी शैल ब्रिंग देयर नोटबुक्स टुमारो. What a thunderclap these words were to me. ये ने assertive में कन्वर्ट करना है. What a thunderclap these words were to me. यानी ये ने मेरे पे जैसे बिजली गिरी.
इसके ऊपर जैसे बिजली गिरी ऐसा बोलता है। ओ द रेचिस, रेचिस, रेचिस यानी कमीने लोग। दैट वाज दे व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, मतलब पुट अप यानी जो उन्होंने शोकेस में यानी नोटिस बोर्ड के ऊपर जो बुलेटिन बोर्ड पे रखा था ना, वो यही था। अब उसने तो पढ़ा नहीं, वो तो जल्दी जल्दी आ गया, लोग वहां पे खड़े थे भीड़ बना के। पर उसको देखने के तुरंत बाद पता चला कि अब यहाँ आने के बाद उसको पता चलता है कि देखो कि यहाँ किसके बारे में बताया गया था, कि उसी के बारे में बताया गया था कि जो कल से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी, खाली जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू, अंडरलाइन करो, इसको पॉजिटिव बनाना है आपको। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो पता भी नहीं है कि फ्रेंच लिखा कैसे जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब इसके बाद मैं मेरी खुद की लैंग्वेज को कभी सीख ही नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं कितना अपने आप के लिए सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैं ये बराबर से सीख नहीं पाया, या तो मैंने सीखने की कभी कोशिश नहीं की इसके बारे में। तो यहाँ पे जो लेसन नहीं सीख पाया, उसके बाद में अब वो सॉरी फील कर रहा है। एंड देखे, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, अब मैं क्या करने जा रहा था जब मैं लेसन सिखा रहा था ये लोग, तो मैं क्या ढूंढता था, पंछियों के अंडे ढूंढ रहा था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, यानी मैं स्लाइडिंग के लिए सार नाम की एक जगह है वहां पे जा रहा था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up, अब मैं अपनी सारी किताबों को कैसे मानता था, उसको सबको मैं अपने ऊपर का बोझ मानता था अभी तक का, लेकिन ये सारी किताबें अब मेरे लिए कैसे होने लगी, ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं हमेशा के लिए अपने दोस्तों को गवा दूंगा ना, इस तरह से मुझे लगता है। यानी आई फील लाइक कि मैं शायद इसको कभी छोड़ना नहीं चाहता, और ये चीज को मुझे छोड़ना पड़ रहा है। And M. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget about his ruler and how cranky he was. Cranky का मतलब खड़ूस बोलते हैं ना अपने, उसको cranky बोलते हैं। See, there are certain words जो सिर्फ बोले गए, जिसका मीनिंग बाद में समझ में आता है, इसके कोई परफेक्ट मीनिंग नहीं निकलते। जैसे रैपिंग ऑन द टेबल, तो रैपिंग अपने समझ जाते हैं, रैपिंग का मतलब आवाज होती होगी उसकी बात, और क्रैंकी का मतलब कुछ गलत है होगा, साउंडिंग लाइक दैट ओनली, उसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ ऐसा समझेंगे कि एम हेमल की आवाज से कभी नहीं सुन पाएगा इसके बाद में। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, ये कपड़े जो इतने अच्छे इसने पहने हुए थे, वो शायद इसीलिए पहने हुए थे कि आज कोई ओकेजन भले नहीं था, ना सुपरविजन था, ना कुछ था, प्राइस डे था, लेकिन फिर भी आज उसने कपड़े पहने थे, उसके पीछे का कारण कि वो लास्ट लेसन को सेलिब्रेट करने के लिए आया था किसी के। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, जो पीछे बैठे थे ना बूढ़े लोग गांव के, तो शायद इसीलिए यहाँ पे आए। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, मतलब उनको इस बात का दुख था कि वो कभी स्कूल जा नहीं पाए अपने टाइम, तो वो अपनी लैंग्वेज को कभी सीख नहीं पाए। तो आज भले लास्ट लेसन है, पर एक दिन तो अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देने के लिए उसको सीखने की कोशिश करने वो लोग यहाँ पे आए हुए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. अब ये 40 साल तक एम हेमल ने यहाँ पे पढ़ाया, तो ये मास्टर ने जो अपने यहाँ पे रह के इतनी सर्विस दी थी, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए ये गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे ना, वो यहाँ पे आए थे उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, और साथ में उस चीज के लिए कि जो लैंग्वेज और जो कस्बा उसका कभी रहेगा नहीं, उसके लिए वो यहाँ पे आए। बात समझे, लैंग्वेज को छोड़ना देखो किसी भी इंसान के लिए अपनी लैंग्वेज को छोड़ना कितना डिफिकल्ट होता है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है।
And the last one, while I was thinking of all this, I heard my name called. मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया, पुकारा गया. It was my turn to recite. ग्रामर मुझे बोलना था, पार्टिसिपल के बारे में मुझे बोलना था. एम हेमल ने मेरा नाम बोला कि अब तुम्हारी बारी है, खड़े होके जवाब दो. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. मतलब मुझे वो चीज विदाउट एन वन मिस्टेक आज बोलनी चाहिए. क्या छेला दिन है ये लैंग्वेज को सीखने का, लेकिन ये सीखने की आज तक मैंने कभी दरकार नहीं की. पार्टिसिपल क्या है वो मुझे पता ही नहीं. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स. अब यहाँ पे इतना भी खराब नहीं था कि चलो जो पूछा गया उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, थोड़ा बहुत उसको नॉलेज था, एक मिस्टेक के बिना भी वो डायरेक्टली बोल सकता था. ये जो क्वेश्चन पूछा वो इजी वाला था, पर उसको ऐसा लगा मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर. पर मैंने कुछ वर्ड्स के कारण मिक्सअप हो गया, जो समझ में नहीं आया, मैं बौखला गया. एंड होल्डिंग ऑन टू माय डेस्क, माय हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. और मैं वहां पे अपने डेस्क को पकड़ के खड़ा रहा. मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और मैं नीचे से सिर्फ ऊपर अपने टीचर के सामने देख नहीं पा रहा था. रीजन ये था कि उसको बहुत शर्म आ रही थी कि जिस लैंग्वेज को सिखाने के लिए इतना डेडिकेशन के साथ में इसने 40 साल तक मेहनत की, उसको सीखने के लिए इसने कभी भी मेहनत करना गवारा नहीं सका. तो यहाँ तक आज का लेसन अपने कंप्लीट किया. देखो क्या था, वो लड़का लेट हुआ तो डर के अंदर घुस रहा है, लेकिन फिर भी बाहर जो उसका वॉचमैन वॉचर जो है वो इसको बोलता है कि नहीं इतना जल्दी जाने की जरूरत नहीं है. अंदर जाने के बाद पता चला कि क्लासरूम में पिन ड्रॉप साइलेंस, सारे बच्चे वहां पे बैठे हुए, और जो लास्ट डेस्क थी ने, वो लास्ट डेस्क के ऊपर भी सब गांव के बड़े बुजुर्ग लोग वहां पे बैठे थे. और वो लोगों ने वहां पे प्राइमर लेके बैठे हुए थे. एक जो हॉजर था वो प्राइमर लेके बैठा हुआ. अब यहाँ पे एम हेमल अपना टीचिंग शुरू कर रहे हैं, तो इसमें बता रहे हैं कि आज हमारा लास्ट लेसन, क्योंकि लॉरेन और एल्सा जी किसके हाथ में चला गया, जर्मन आर्मी के हाथ में चला गया. उन्होंने कल से इस स्कूल के अंदर जर्मन लैंग्वेज को सिखाना शुरू करना है, और फ्रेंच लैंग्वेज का ये आखिरी दिन है. इसके बाद में कभी ये लैंग्वेज सिखाई नहीं जाएगी. ये सुनने के बाद इस लड़के को झटका लगता है, और इसके बाद इसको पता चलता है कि क्यों ये क्लासरूम के अंदर जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो आए हुए हैं, और क्यों इतना पिन ड्रॉप साइलेंस है. उसको एकदम से फील होता है कि मैंने अभी तक जो अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया वो क्यों नहीं दिया. That's why he felt very grave for his own indiscipline. और ये indiscipline के कारण उसको ऐसा लगता है कि वो शायद अपने टीचर के साथ में आंख नहीं मिला पाएगा. तो जब उसको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन दो he knew the answer, but still वो आंसर बता नहीं पाता है, वो सिर्फ वहां पे कुत्ते की तरह खड़ा हो गया. Up to here we have completed today.